Hello everyone, welcome to AnjaliCon. Good morning to all of you. I hope you all are good. तो लर्नर्स, आज हम द्वितीय हरित क्रांति के बारे में जानेंगे। उससे पहले हम हरित क्रांति पे एक नज़र डाल लें। तो लर्नर्स, हरित क्रांति का प्रवेश होने से कृषि परंपरागत रूप से निकलकर तकनीकी परिवर्तनों की दिशा में प्रवेश कर गई। इसमें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग एवं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का योगदान महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्होंने भारतीय कृषि में नवीन प्रवृत्तियों को जन्म दिया, जिससे एक नए युग की शुरुआत हुई। हरित क्रांति की शुरुआत भारत में 1966-67 ईस्वी में हुई। भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति के आने से कृषि के उत्पादन में वृद्धि होना शुरू हो गया। उत्पादन में अधिक से अधिक वृद्धि हुआ। इतना रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के अधिक प्रयोग से पर्यावरण को प्रदूषण बहुत ज़्यादा हुआ, जिससे 1990 के दशक तक कृषि क्षेत्र में स्थिरता आ गई। कृषि क्षेत्र की स्थिरता को दूर करने के लिए, क्षेत्रीय संतुलन में कमी लाने के लिए पर्यावरण संरक्षण करना अनिवार्य हो गया। कृषि आय में वृद्धि करना था। समग्र विकास के लिए द्वितीय हरित क्रांति को 2006 में लाया गया। कृषि विकास में प्रदूषण रहित संसाधनों का प्रयोग किया गया। पारिस्थितिकी अनुकूल तकनीक का प्रयोग किए जाने पर विशेष जोर दिया गया। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम एवं पी.एस. पितोद्रा इसके जनक माने जाते हैं। इन्होंने मिलकर द्वितीय हरित क्रांति का निर्माण किया। इसमें जैव उर्वरकों के प्रयोग पर विशेष बल दिया गया। जैव कीटनाशकों का प्रयोग किया गया। इसका मेन पर्पस था रासायनिक केमिकल जो उर्वरक हैं उन्हें हटाकर जैव उर्वरकों का प्रयोग किया जाए, जिससे कि प्रदूषण कम से कम हो। जल संरक्षण पर विशेष जोर दिया गया। फसलों को संतुलित एवं उपयुक्त प्रतिरूप अपनाया गया। पूर्व राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने बढ़ती जनसंख्या के लिए खाद्यान्न समस्या से निपटने के लिए इसे अपनाने पर विशेष जोर दिया। इसका सम्मेलन दिसंबर 2006 नई दिल्ली में हुआ। इसका थीम नीलेज एग्रीकल्चर था। इसे मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, ये इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका थीम नीलेज एग्रीकल्चर था। सतत कृषि विकास तथा विश्व व्यापार संगठन की चुनौतियों से लड़ने में सक्षम हुआ। कृषि विकास हेतु जो उपाय अपनाए गए उन्हें हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट है, कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु सभी कृषि उत्पादों के लिए लागू किया गया अनाज, पशुपालन, व्यापारिक फसल, मत्स्य पालन, रेशम पालन, सभी प्रकार के कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए इसे अपनाया गया। इसे ही इंद्रधनुष क्रांति के नाम से जाना जाता है। मूल्य संवर्धन एवं प्रसंस्करण पर ध्यान दिया गया। कृषि में आधारभूत संरचना के विकास पर जोर दिया गया। एग्रीकल्चर फाइनेंस की व्यवस्था की गई। कृषि उत्पादों के भंडारण के लिए शीतगृह की व्यवस्था की गई। इसमें ये होता है, शीतगृह का मतलब है जैसे आपके घर में फ्रिज होता है जिसमें आप स्टोर कर सकते हैं ज़्यादा देर तक अपने भोजन को। इसी तरह एक शीतगृह का भंडारण के लिए प्रयोग किया गया, जहाँ पे अनाजों को सुरक्षित रखा जा सके, जिससे उसमें कीड़े न लगे और ज़्यादा दिन तक जो उत्पादन हुआ है वो स्टे कर सके। शुष्क संग्रहण पर ध्यान दिया गया। कृषि उत्पादों का विपणन, कृषि उत्पादों के लिए बाजार की व्यवस्था की गई, ताकि पहले जो होता था, जो हमारे कृषक वर्ग के लोग हैं उन्हें दूर बाजार में जाकर अपने सामान को बेचना पड़ता था, या फिर बीच में ही कोई मध्यम जो विक्रेता हैं वो उनसे कम दाम पर उनसे अनाज ले लेते थे और उन्हें कम पैसे मिल जाते थे। इससे दूर करने के लिए बाजार की व्यवस्था की गई। परिवहन व्यवस्था को सुधारा गया। कृषि मंडियों का विकास किया गया। संचार व्यवस्था की स्थापना की गई, जिससे कि कृषक वर्ग को पता चले कि क्या रेट चल रहा है और उन्हें किसी प्रकार के बिचौलिए की मदद लेने की जरूरत न पड़े। सिंचाई का आधुनिकीकरण किया गया। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लाई गई। 11वीं पंचवर्षीय योजना में अधिक जोर कृषि विकास का लक्षित वृद्धि दर 4% था। वाटर शेड मैनेजमेंट द्वारा बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए उपाय किए गए। जो बंजर भूमि होती है, जहाँ पर कृषि नहीं हो पाती है, उस बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए तमाम तरीके के मैनेजमेंट किए गए, जिसमें वाटर शेड एक विशेष मैनेजमेंट है। उम्मीद है आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।